तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स में। चमकते पर्दे के पीछे का काला और घिनौना सच कई बार हम सबके सामने आया। कुछ साल पहले एक मीटू नाम की मुहिम शुरू हुई थी और उसने भी बहुत सारे पोल खोले। लेकिन आज 7 साल पुराना एक केस जिसने कभी उस केरल या ये कहें कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया था, 7 साल पुराना वो केस एक दूसरे शक्ल में जिंदा हुआ और इस वक्त मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक भूचाल सा आया हुआ है। हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, हर रोज इस्तीफे हो रहे हैं, बड़े बड़े स्टार को डायरेक्टर बाकी लोगों के नाम आ रहे हैं। और वजह क्या है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के चमकते पर्दे के पीछे का काला सच। एक ऐसी रिपोर्ट जिसने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड के काले सच को उजागर कर दिया है। यह है क्या, यह रिपोर्ट क्या है और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री सुर्खियों में आजकल क्यों है, तो शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी कहानी आपके सामने पेश है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हर जुबान की फिल्में आने लगी है, तो पहले ये होता था कि साउथ की कौन सी फिल्में, कौन सा एक्टर, अब घर घर में लोग जानते हैं। जैसे हिंदी फिल्मों के सितारों को हम जानते हैं, साउथ के हर फिल्म और फिल्म के सितारों को हम सभी जानते हैं। और इसका क्रेडिट जाता है ओटीटी प्लेटफॉर्म को, जहां पर ये फिल्में डब होकर हिंदी में आती हैं। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड अगर कहें, सिर्फ 2-4 आपको नाम आपके सामने रखूंगा, चेहरे आपके जहन के आगे तैरने लगेंगे। मोहनलाल शानदार कलाकार, ममूटी बेमिसाल कलाकार। इसके अलावा अगर आप बात करें दुल्कान हैदर, एक बेहतरीन एक्टर। इसके अलावा फहाद फासिल, पुष्पा फिल्म आपने देखी होगी जिसमें आखिर में इंस्पेक्टर का रोल किया। तो दुलकर सलमान, फहाद हासिल, ममूटी, मोहनलाल जैसे मंझे हुए कलाकार इसी बॉलीवुड यानी कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ओटीटी के आने के बाद तेजी से बढ़ती हुई एक इंडस्ट्री है। अभी इसी साल का जो डेटा है उनका, सिर्फ 8 महीने, अभी 8 ही महीने हुआ, अगस्त का महीना चल रहा है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ने करीब 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी 200-400 करोड़ की ये फिल्म इंडस्ट्री आज 1000 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है। इसी बॉलीवुड में आज से 7 साल पहले एक हादसा होता है। बात 17 फरवरी 2017 की है। एक जानी मानी एक्ट्रेस, लीड हीरोइन इस मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की, कोची की तरफ जा रही थी कार में। अचानक एक सुनसान जगह पर उनके कार का रास्ता रोका जाता है। 5 लोग गाड़ी से उतरते हैं और इस मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस को किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद ये कार कोची की सड़कों पर 2 घंटे तक घूमती रहती है और वो लोग उस एक्ट्रेस के साथ उसी कार में उसको एक तरह से किडनैप करने के बाद उसको मारते पीटते हैं, उसका यौन शोषण करते हैं और ये सब कुछ बाकायदा कैमरे पे रिकॉर्ड करते रहते हैं। 2 घंटे के बाद इस कार को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के ही एक जाने माने प्रोड्यूसर के घर के बाहर रोका जाता है और उस हीरोइन को उस कार से निकालकर फेंक दिया जाता है। वो हीरोइन अब उस प्रोड्यूसर साहब के बंगले में दाखिल होती है और वहां जाकर अपनी पूरी आप बीती बताती है। बुरी तरह से डरी सहमी हुई। इसके बाद उन प्रोड्यूसर साहब के कहने पर वो हीरोइन हिम्मत करती है और जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाती है खुद की किडनैपिंग, यौन शोषण, मारपीट और उस वीडियोग्राफी की भी, जो फिल्म को शूट किया गया था उसके साथ जो कुछ हुआ। अब जैसे ही पुलिस में ये रिपोर्ट दर्ज होती है, अगले दिन मीडिया में खबर आती है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल आ जाता है और हर केरल के न्यूज़पेपर में ये खबर सुर्खियों में, क्योंकि वो एक लीड एक्ट्रेस हुआ करती थी, जानी मानी हीरोइन। अब पुलिस तफ्तीश करती है। ये जो लीड हीरोइन थी वो उस कार में शामिल 5 में से एक शख्स को जानती थी, क्योंकि वो शख्स फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को कार रेंट पे दिया करता था। तो उन्होंने उसका नाम लिया, पुलिस ने उसे पकड़ा, उसके बाकी साथियों को पकड़ा, धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी। फिर जिस मेन शख्स को जो कार रेंट पे दिया करता था, जब उससे पूछताछ हुई तो उसके पास से पुलिस को एक लेटर मिला और वो लेटर उसी अक्यूज्ड के हाथ का लिखा हुआ था। लेकिन लेटर भेज रहा था वो उस वक्त के बॉलीवुड के सुपरस्टार दिलीप, जाने वाला एक्टर,
उनके नाम पर। अब जैसे ही उस लेटर को पढ़ा पुलिस ने, पुलिस वाले भी हैरान। पता चला कि इस पूरे केस का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का वो सुपरस्टार दिलीप है। इसके बाद एफआईआर में 8वें नंबर पर दिलीप का नाम शामिल किया गया। दिलीप मतलब बॉलीवुड का एक बड़ा सितारा, और न सिर्फ बड़ा सितारा बल्कि प्रोडक्शन हाउस, उसके एग्जीबिटर, वो बाकी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हर चीज में उसका दखल था। यहां तक कि उसके अपने थिएटर, सिनेमा हॉल थे जहां फिल्में रिलीज होती थी। और कहते हैं कि जिस तेजी से वो आगे बढ़ा था वो ममूटी और मोहनलाल को भी पीछे छोड़ने वाला था। अब इस कद का एक सुपरस्टार दिलीप एक हीरोइन के किडनैपिंग, उसका यौन शोषण और उसके बाद उसको फिल्माने का आरोपी बनाया जाता है और फिर आखिरकार केरल पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। दिलीप की गिरफ्तारी एक बड़ी खबर थी। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेजा जाता है। पूरे 85 दिनों तक वो जेल में रहता है और 85 दिन के बाद जमानत पर बाहर आता है। इधर जब ये मामला अखबारों में सुर्खियों में आया तो इस हीरोइन ने जब अपनी कहानी बताई तो लोगों को हीरोइन के साथ हमदर्दी हुई और ये हुआ कि उसे इंसाफ दिलाना चाहिए। पर इंसाफ दिलाए कौन? सरकार और बाकी लोग सब एक तरह से उस दिलीप के आगे बिछे हुए थे, क्योंकि सुपरस्टार था, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी हस्ती। तो सरकार और पुलिस से मायूस होकर केरल की 18 जानी मानी महिलाओं ने, जिनमें कुछ फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ी हुई थी, कुछ एनजीओ से थी, इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, 18 महिलाओं ने, और उस ऑर्गेनाइजेशन का इन्होंने नाम रखा विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव। और इस संगठन के तले उन्होंने उस हीरोइन के इंसाफ की एक मुहिम छेड़ दी। और इसी के बाद केरल सरकार ने केरल हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज के हेमा, इनकी अध्यक्षता में एक 3 लोगों की कमेटी बनाई। उसमें रिटायर्ड जज के हेमा थी। इसके अलावा एक मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस जानी मानी शारदा इसकी मेंबर, और दूसरे एक रिटायर्ड आईएएस अफसर केबी वलसाला कुमार। तो वलसाला कुमार, शारदा, ये दोनों इस कमेटी में, और इस कमेटी की प्रेसिडेंट अध्यक्ष रिटायर्ड जज केरल हाईकोर्ट की के हेमा, और इसीलिए इसको नाम दिया गया हेमा कमेटी। 2017 में केरल सरकार ने इस कमेटी को बनाने का ऐलान किया। इन 3 लोगों ने अपना काम करना शुरू किया। इस कमेटी ने अगले 2 सालों तक बॉलीवुड यानी कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लगभग 80 से ज्यादा महिलाओं से, लड़कियों से डिटेल में बातचीत की, खासतौर पर उन लोगों को जिनकी उम्र 30 साल के नीचे है। उस वक्त की जानी मानी जितनी एक्ट्रेस थी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी, मतलब जितनी फीमेल, सबसे बात की गई, 80 से ज्यादा महिलाओं से। और 80 से ज्यादा महिलाओं से बातचीत करने के बाद हेमा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2019 में केरल गवर्नमेंट को सौंप दी। 19 से 5 साल बीत गए। इस दौरान में बहुत लोगों ने कोशिश की कि यह रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, लेकिन नहीं हुई। आखिरकार 2024 आ गया। कुछ लोग, कुछ मीडिया के लोग, पहले आरटीआई के थ्रू उन्होंने सारी एप्लीकेशन दी, फिर कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि भाई इस कमेटी की जो रिपोर्ट है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अगर कुछ खराबी है, गंदगी है, तो उसको सामने लाया जाना चाहिए ताकि उन चीजों को दूर किया जा सके। ये क्या है कि सरकार उसको दबाकर बैठ गई। आखिरकार आदेश आया और कहा गया कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। अब रिपोर्ट करीब लगभग 300 पन्ने के आसपास, बल्कि 296 पन्नों की रिपोर्ट थी। 19 अगस्त को सरकार ने फैसला किया कि ठीक है, इस रिपोर्ट को हम सार्वजनिक करते हैं, हेमा कमेटी की रिपोर्ट बॉलीवुड के बारे में। लेकिन सरकार ने फिर भी 55 पन्ने रोक लिए इस रिपोर्ट से। उन्होंने कहा कि 55 पेजेस हम इसलिए सार्वजनिक नहीं करेंगे क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोगों की प्राइवेसी का मामला है, तो हम उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करेंगे। बाकी 55 माइनस करके 251 पन्नों की यह रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई 19 अगस्त को। और 20 अगस्त से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल आ गया, क्योंकि इस रिपोर्ट में जो कहानी सामने आई उसने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की पूरी पोल खोल कर रख दी। तो इस रिपोर्ट में है क्या, और उस हीरोइन जिसका 2017 में वहां के सुपरस्टार दिलीप ने किडनैप कराया, यौन शोषण कराया, वो कहानी क्या थी और इस कहानी से इस रिपोर्ट का क्या मतलब। तो दरअसल उस हीरोइन ने दिलीप के साथ बहुत फिल्मों में काम किया था।
और सब कुछ ठीक चल रहा था। दिलीप की 1998 में शादी हुई थी। मलयालम एक्ट्रेस थी जिनके साथ शादी हुई, जानी मानी, नाम था मंजू वारियर। दोनों की शादीशुदा जिंदगी ठीक चल रही थी। फिर इन दोनों की एक बेटी हुई। लेकिन 2015 आते आते पति पत्नी के रिश्ते खराब हो गए और उसकी वजह यह थी कि दिलीप की जिंदगी में एक दूसरी हीरोइन आ चुकी थी और अब दिलीप उनके साथ एक तरह से डेट कर रहे थे और उन एक्ट्रेस का नाम था काव्या माधवन। 15 में आखिरकार दिलीप की अपनी पहली पत्नी से डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया। और कहते हैं 2017 में जिस हीरोइन का किडनैप कराया गया था, उस हीरोइन ने दिलीप की उस पहली पत्नी को यानी मंजू वारियर को यह बता दिया था कि तुम्हारे पति का उस दूसरी एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा है। और ये बात दिलीप को नागवार गुजरी कि वो उसके फैमिली अफेयर में क्यों दखल दे रही है, वो उसकी चुगली क्यों कर रही है। और फिर वो सच सामने आया। 15 में तलाक हुआ और उसके बाद 2018 में दिलीप ने दूसरी शादी कर ली उसी काव्या माधवन से जिसके बारे में उस हीरोइन ने कहा था। अब जैसे ही रिपोर्ट सामने आई, एक एक कर चेहरे बेनकाब होते गए। जाने माने एक डायरेक्टर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के, उनके ऊपर एक हीरोइन ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने उसका यौन शोषण किया। इसके अलावा सिद्दीकी, मलयालम फिल्म के एक जाना माना चेहरा, एक अदाकार, एक हीरोइन ने इल्जाम लगाया कि एक आउटडोर शूटिंग के दौरान होटल के अंदर रात को सिद्दीकी ने उसका रेप किया। और अब एक एक कर जब हीरोइन सारे सामने आती गई, अलग अलग नाम लेती गई, तो अब केरल सरकार भी दबाव में। उसके बाद केरल सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम पुलिस की बनाई और कहा कि मामले की तफ्तीश करो, एफआईआर दर्ज करो। तो सिद्दीकी के खिलाफ तो एफआईआर का मामला दर्ज हो गया। हालांकि सिद्दीकी ने बयान दिया है कि यह सब बकवास है, फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ फिर उंगली उठी मलयालम फिल्म की इंडस्ट्री का जो एसोसिएशन है उसके ऊपर, और वो नाम है मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन। और इसके अध्यक्ष जो है वो कोई और नहीं है, मतलब मैं सिर्फ मलयालम नहीं कहूंगा, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर मोहनलाल इसके अध्यक्ष हैं। मोहनलाल ने भी इस्तीफा दे दिया और मोहनलाल के साथ मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन से जुड़े हुए 17 के 17 मेंबर ने इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि हम मौलिकता और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि इस कमेटी में ऐसी ऐसी रिपोर्ट हमारी इंडस्ट्री के बारे में है और अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो फिर हमें इस एसोसिएशन में रहने का कोई हक नहीं है। तो अब इस्तीफे की जो है वो झड़ी लग गई। इसके अलावा एफआईआर की भी झड़ी लग रही, एक एक करके सबके नाम सामने आ रहे हैं। बट सवाल यह है कि आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा 251 पन्नों के रिपोर्ट में हेमा कमेटी ने। तो अगर आप कुछ चीजें सिर्फ 17 अलग अलग पॉइंट पर इस रिपोर्ट ने ध्यान खींचा है, लेकिन मैं सिर्फ 6 आपको बताऊंगा बातें जो आंखें खोलने वाली और फिल्म इंडस्ट्री की गंदगी को उजागर करने वाली। इस रिपोर्ट में 80 से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई महिलाओं से जब इंटरव्यू किया गया, उनसे पूछताछ की गई, तो ज्यादातर ने एक बात कही। पहली चीज है कि जब भी कोई न्यू कमर फीमेल मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल होती है काम करने के लिए, किसी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कास्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस, तो वहां बातचीत के बाद उनसे पहला एक सवाल पूछा जाता है और वो होती है एंट्री कोड। एंट्री कोड एक मलयालम फिल्म के डर्टी पिक्चर का डर्टी कोड है। ये एंट्री कोड ये होता है कि कोई भी फीमेल महिला जो हीरोइन बनने या फिर कोई किसी तरह की भी आर्टिस्ट बनने के लिए आती है, तो उसके बाद ही तमाम उसकी एक्टिंग की कला के अलावा ज्यादा जोर दिया जाता है ये पूछने पर कि ये बताओ कि अगर आपको हम काम दें और थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना पड़े या एडजस्ट करना पड़े तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं। अब जो फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने आते हैं, बहुत सारे लोगों के सामने ये गुजरता है। अब सामने वाली कंफ्यूज नई इंडस्ट्री में आई है, तो फिर उन्हें बताया जाता है कि आज ये जो आप टॉप की हीरोइनों को देख रहे हैं ना फिल्म इंडस्ट्री में हमारे यहाँ, इन सभी ने कॉम्प्रोमाइज किया और एडजस्ट किया है। तो फिर उन्हें लगता है कि ठीक है, जिन्हें इसी तरीके से कामयाबी हासिल करनी है वो तैयार हो जाती हैं, और जिन्हें लगता है नहीं ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री का दरवाजा बंद। अब जो कहती हैं एंट्री कोड के दौरान कि हाँ मैं कंप्रोमाइज थोड़ा बहुत कर लूंगी, एडजस्ट कर लूंगी, तो फिर उस एक्ट्रेस को एक कोड दिया जाता है। वो कोड लेकर वो
बॉलीवुड के किसी भी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के पास जा सकती है और कहती है कि मेरा पोर्टफोलियो है, मैं काम करना चाहती हूँ। वो उसका सब कुछ देखता है, लेकिन साथ में फिर वो कोड देखता है और उस कोड को देख के समझ आ जाता है सामने वाले को कि ये कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, ये एडजस्ट करने को तैयार है, और इसके बाद उसका यौन शोषण शुरू हो जाता है। दूसरी, जितनी भी एक्ट्रेस हेमा कमेटी के सामने पेश हुई या बाकी आर्टिस्ट, जूनियर आर्टिस्ट, उन्होंने कहा कि उन्हें इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए सबसे ज्यादा तब डर लगा जब वो आउटडोर शूटिंग पे जाती हैं। आउटडोर शूटिंग के दौरान आमतौर पर स्टार या फिर क्रू होटल में ठहरते हैं। उन्होंने कहा हम जब भी जाते हैं हमें सबसे ज्यादा ये डर होता है कि रात के वक्त जब रात ढलने लगती है तो अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज आती है, और कई बार तो इस तरह से दस्तक की आवाज आती है जैसे सामने वाला दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाएगा। और वो लोग होते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में उस पिक्चर या उस जो भी शूट हो रहा है उसके मेन लीड रोल से लेकर सेकंड लीड रोल, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये लोग होते हैं बड़े लोग। होटल में रहते हैं, काम खत्म करने के बाद रात को शराब पीते हैं और उसके बाद उन्हें पता है किस रूम में कौन हीरोइन, कौन जूनियर आर्टिस्ट कहाँ ठहरी हुई है, और वो सीधे जाकर दस्तक देते हैं क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि दरवाजा खुलेगा, क्योंकि उनके पास कोड है, और फिर वो उनका यौन शोषण करते हैं। हेमा कमेटी के सामने बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस ने ये बयान भी दिया कि वो लोग इतना डर गए थे ये कहानी सुनकर कि जब भी आउटडोर शूटिंग के लिए कहीं जाते तो सब अपनी अपनी किसी ना किसी फैमिली मेंबर को साथ रख लेते कि कम से कम होटल में साथ रहेंगे। और फैमिली मेंबर जब साथ होता तो क्रू को भी पता होता कि ये अकेली नहीं है, तो उस फैमिली मेंबर की आड़ में उनकी इज्जत बच जाया करती थी। हालांकि फैमिली मेंबर जब जब कोई लेकर जाती तो जो बाकी लोग थे, जो इस तरह के गिद्ध और भूखे, उन्हें बहुत बुरा लगता और वो सेट पर बुरा बर्ताव करते थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि रात को दस्तक दे नहीं सकते, दरवाजा खुलेगा नहीं। दूसरी चीज थी। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट, कमेटी ने बताया कि जितने बड़े बड़े स्टार हैं, अपने आप को कहते हैं, इन सब ने फेक फैन क्लब बना रखा है और एक एक स्टार अपने नाम से अलग अलग कई फैन क्लब बना रखता है। और इस फैन क्लब को बनाने के लिए अलग अलग कंपनियां जो उनसे पैसे लेती हैं, फिर वो फैन क्लब उनको सोशल मीडिया पर खूब हाईलाइट करता है। यहां तक तो ठीक है, करा लो, लेकिन इसका दूसरा और काला पहलू यह है कि अगर कोई हीरोइन इस तरह के बर्ताव या इस तरह के यौन शोषण के बारे में उस हीरो के खिलाफ या किसी भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के खिलाफ अपना मुंह खोलती है, तो फिर यही फैन क्लब उसी हीरोइन या उसी फीमेल एक्ट्रेस के खिलाफ एक मुहिम छेड़ देता है। टॉप एक्ट्रेस, लीड एक्ट्रेस को छोड़ दें जो काम करती हैं। इसके अलावा सबसे बुरी चीज जो बताई गई है कि जितने भी फिल्म की शूटिंग के दौरान जो फीमेल स्टाफ होती हैं या एक्टर, जूनियर आर्टिस्ट, जो भी, उनके लिए वॉशरूम तक अलग नहीं होता है और उन्हें कहा जाता है आप खुले में जाओ, खुले में आप करो। कोई कैसे खुले में कर सकता है जिसके आपके इर्द गिर्द तमाम मर्द मंडरा रहे, तमाम क्रू मेंबर मंडरा रहे, और उनसे कहा जाता है। खौफ का आलम यह होता है कि ऐसी स्टाफ जिन्हें पता है कि उनके लिए वॉशरूम नहीं, और जो एक्टर और लीड एक्ट्रेस के लिए है या वैनिटी वैन, उसमें वो दाखिल नहीं हो सकती, उनके लिए मना है, तो वो क्या करती हैं? दर्दनाक सच्चाई उन्होंने बयान किया कि हम लोग प्यास भी लगती है तो सेट पर पानी नहीं पीते हैं। इसलिए पानी नहीं पीते कि अगर पानी पिएंगे तो वॉशरूम जाना पड़ेगा, और वॉशरूम है नहीं, खुले में करना पड़ेगा। गिद्ध जैसी निगाहें चारों तरफ घूम रही है, और शायद उनकी मंशा यही होती है कि ये लोग खुले में जाएं और वो भूखी नजरों से देखें। कभी उनके लिए वॉशरूम अलग से और इन सब चीजों का इंतजाम नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात ये कि बिना कंप्रोमाइज के बॉलीवुड में आपके लिए कोई जगह नहीं है। इस कमेटी की रिपोर्ट है। अब आप बताइए, ये जो हम चमकते पर्दे पर तमाम हीरो, हीरोइन, बाकी सबको देखते हैं, खुश होते हैं, क्या शूटिंग, क्या कहानी, क्या फिल्में, और उसके पीछे का ये काला और खौफनाक सच, तो फिर ये चमकता पर्दा है कहाँ? ये तो बहुत ही बदनुमा और अजीब सा एक पर्दा है जो अपने पीछे इतनी सारी बुरी चीजों को छुपाए हुआ है। दिखाता चमक धमक है और पीछे सिर्फ कालिक और अंधेरा। तो बॉलीवुड को इस वक्त भूचाल में लाया है इसी हेमा कमेटी की रिपोर्ट ने। अब आगे आगे देखिए, क्योंकि एफआईआर की झड़ी लग गई है, पता नहीं कितने चेहरे अभी सामने आएंगे, कितनी कहानियां सामने आएंगी।
अब इस कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद बॉलीवुड की वो तमाम हीरोइन जो अब तक डर से या बाइकआउट के डर से या फिल्म इंडस्ट्री से पत्ता कट जाने के डर से खामोश थी, धीरे धीरे अब वो सब अपनी कहानी लेकर सामने आ रही है। आने वाले वक्त में ये भूचाल और आगे तक जाएगा। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी अगले संडे को क्राइम कहानी विद शम्स में किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।